अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है गैल्वानिक सेल और डैनियल सेल। इसी को वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं गैल्वानिक सेल या डैनियल सेल या फिर वोल्टिक सेल को। तो पहले थोड़ा सा हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल is the electrochemical cell which convert the electrical energy into chemical energy by a non-spontaneous redox reaction। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है जी? non-spontaneous redox reaction होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखें, इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे नेल्सन सेल है, डाउन सेल है और इसके अलावा कास्टनर किल्नर सेल है। तो ये एग्जांपल जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है। नेक्स्ट जो है वो गैल्वानिक सेल या डैनियल सेल या फिर वोल्टिक सेल है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड डैनियल सेल और गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। सो इससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जस्ट एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको समझाने के लिए है। लेट्स सपोज हम एक कंटेनर ले लेते हैं। ये कंटेनर है और इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख देते हैं। Here the copper sulfate aqueous solution। So copper sulfate का जो aqueous solution हमने लिया है, ये आपको पता है कि copper sulfate का aqueous solution जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। इसका कलर कैसा है जी? ब्लू। सो हम इसके अंदर एक रॉड डिप कर देते हैं। रॉड एक पीस ऑफ मेटल है और ये हम जिंक रॉड है, हमने इसके अंदर डिप कर दिया। तो जिंक रॉड, दिस इज जिंक रॉड। अब आप देखें, जो हमारे पास जिंक रॉड है, जब हम इसके अंदर डिप करेंगे तो यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन ये स्टार्ट होगा पहली बार कि जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट, रिड्यूस्ड इन वेट, वेट के अंदर ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कम हो गया। अब आप देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लू कलर जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। ब्लू कलर of copper sulfate, aqueous copper sulfate disappears। और यहां पे कुछ रेड कलर के स्पॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। जो रेड कलर स्पॉट्स भी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान होंगे। ये जो स्पॉट्स बने हैं, ये इसको हम कहेंगे कि रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट पीपीटी इज फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड। तीन बातें। चौथी बात क्या है कि टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या करता है जी? राइजेस। तो ये चार बातें हमने डिस्कस कर दी। जिंक रॉड रिड्यूस होगा वेट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर। और नंबर 3, रेड प्रेसिपिटेट जो है वो बनेगा। और नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या करेगा जी? राइज कर जाएगा। तो ये चार जो प्रोसेस यहाँ पे हुए हैं ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, इससे हमें ये पता चला कि जब हम
एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर किसी मेटल के रॉड को डिप करते हैं तो वहां पे कोई रिएक्शन जो है वो पैदा होता है, रिएक्शन होता है। और वो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम इस केस में क्या कहेंगे जी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसको हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे जिंक रॉड वेट के अंदर रिड्यूस क्यों हुआ, ब्लू कलर ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट डिसअपीयर क्यों हुआ, और तीसरी बात रेड स्टेट क्यों बना, और चौथी बात यह है कि टेम्परेचर क्यों राइज हुआ। तो ये सारी बातें हमें इस रिएक्शन से पता चल जाएंगी जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हमारे पास पहली बात नंबर 1 देखें, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक +2 के अंदर +2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात कि यहाँ पे जो कॉपर था, कॉपर ऑलरेडी +2 में था, कॉपर +2 में था और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है जी, कॉपर रिड्यूस हो गया। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है जी, रिडक्शन है। दूसरा रिएक्शन जो है वो रिडक्शन है। अब जो कॉपर +2 होता है ये ब्लू कलर में था और कॉपर जो होता है ये रेड है, लिहाजा ये जो +2 से 0 स्टेट में गया है इसका कलर रेड हो चुका है। तो रेड प्रेसिपिटेट जो है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर इज प्रोड्यूस्ड। और जिंक का जो रॉड वेट के अंदर रिड्यूस हुआ है दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द जिंक। Zinc is oxidized into zinc +2 by loss of electron. As you know that loss of electron is oxidation and gain of electron is the reduction. तो लिहाजा हमने इन क्वेश्चन के आंसर दे दिए कि जिंक रॉड जो था रिड्यूस क्यों वेट में हुआ, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ब्लू कलर क्यों डिसअपीयर हुआ, क्योंकि कॉपर +2 से कॉपर 0 में चला गया तो उसके ब्लू कलर जो होता है वो उसका डिसअपीयर हो गया। रेड पीपीटी कैसे बना, रेड पीपीटी जो होता है वो कॉपर बन गया है, जैसा उसकी वजह से रेड स्टेट बना है। और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्यों राइज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें जिंक की ऑक्सीडेशन है, कॉपर की रिडक्शन है, इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक थर्मामीटर है, अब यहाँ पे लगा देते हैं और ये थर्मामीटर क्या करता है जी, ये हमें बताएगा कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या हो चुका है, राइज हो चुका है। सो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस, लिहाजा हमें ये पता चल गया कि टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है। और क्यों, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हुआ है। अब ये सारे प्रोसेस को देखें, एक ऑक्सीडेशन थी और दूसरी थी रिडक्शन। लिहाजा हम अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हम ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे। तो अब देखें, जिंक गिव्स अस जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास है, सॉरी इसको हम ओवरऑल रिएक्शन, तो लेफ्ट साइड को कंबाइन कर दें और फिर इस तरह से राइट साइड को भी कंबाइन कर दें। अब आप देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, लिहाजा जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स अस द zinc +2 plus copper. So this one is the oxidation. ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है जी, ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है।
Now so overall this is the redox reaction. This is the redox reaction. अब ये देखें कि ये रिएक्शन जहाँ पे हुआ है इसके लिए हमने बाहर से कोई बैटरी कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, और जब हम कोई बैटरी या कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे इट मींस कि ये रिएक्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ही किसके अंदर होता है जी? गैल्वानिक या वोल्टिक सेल के अंदर, या जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। Now we will discuss about the galvanic, voltaic or Daniell cell. तो galvanic, voltaic और Daniell cell को हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और क्या प्रोवाइड करते हैं जी? chemical energy converted into the electrical energy by a spontaneous redox reaction. तो लिहाजा इसमें हमें करंट मिलेगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसमें जो पहला है नंबर 1 वो है जी जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल याद रखना है, जिंक कॉपर सेल का स्पेशल नेम है डैनियल सेल। इसको हम क्या कहते हैं जी? डैनियल सेल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल है इसकी, उसमें जाता है निकल सिल्वर सेल, निकल सिल्वर सेल। और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास जी, उसमें आ जाता है क्रोमियम लेड सेल, chromium lead cell. These are the example of the galvanic cells. और इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किया जाता है, बुक्स के अंदर लिखा होता है, वो जिंक कॉपर सेल है जिसका नाम डैनियल सेल है। मोस्टली इसी को डिस्कस किया जाता है। तो अब आते हैं जी जिंक कॉपर सेल या फिर डैनियल सेल की तरफ। इसकी सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करेंगे और डायग्राम के बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी दो चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है, एक है हमारे पास कंस्ट्रक्शन और दूसरी है इसकी वर्किंग। तो पहले हम देखते हैं जी डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन। जिंक कॉपर सेल और डैनियल सेल, और इसकी हम देखते हैं जी कंस्ट्रक्शन। तो जी बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है जी? कंस्ट्रक्शन दो तरह से हो सकती है। तो एक प्रोसेस ये है कि आप एक ही कंटेनर रखें और उसको पोरस पार्टीशन के साथ डिवाइड कर दें, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने दो कंटेनर ले लिए और इन दो कंटेनर को आपने क्या करना है जी? इन दो के अंदर आपने सॉल्यूशन रख देना है। किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। लेट्स सपोज दिस इज द जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन और दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब आप देखें इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है का सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर का रॉड डिप कर देंगे। अभी जो कॉपर का रॉड हमने डिप किया है ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ये देखें ये हमारे पास है कॉपर रॉड, कॉपर रॉड, और इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है जी? ये कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी? यहाँ पे हम एक जिंक रॉड डिप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने जिंक का रॉड जो है वो डिप कर दिया है। अब देखें दिस इज दी जिंक रॉड,
वहां पे कॉपर रॉड है और यहाँ पे जिंक रॉड है। अब आप देखें कॉपर रॉड और जिंक रॉड को हम आपस में एक्सटर्नल सर्किट के लिए से थ्रू अ वायर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम बैटरी नहीं लगाएंगे बल्कि वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर, मोस्टली हम वोल्ट मीटर रख देते हैं या एमीटर रख देते हैं, जो हमें इसकी वोल्टेज बताता है कि कितना करंट, कितनी वोल्टेज इसने प्रोड्यूस की है। अब आप देखें ये हमारे पास आ गई जी डैनियल सेल, क्योंकि इसके अंदर जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं। ऐसा गैल्वानिक सेल जिसके अंदर जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होंगे उसको आप क्या कहते हैं जी, डैनियल सेल कहते हैं। सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसके अंदर कॉपर को डिप किया हुआ है और यहाँ पे जिंक रॉड है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। बाकी चीजें इसकी हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि जिंक विल ऑक्सीडाइज, ये एज अ वर्क करेगा एनोड के तौर पे, एनोड। और यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होती है जी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब आप देखें ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां से जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू, ये इसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जिंक रॉड का। जिंक प्लस टू की फॉर्म के अंदर आयंस बनते जाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर आते जाएंगे। लिहाजा यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एक्युमुलेट हो जाएंगे किसके ऊपर जी, एनोड के ऊपर। यही वजह है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम, इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। यहां चार्जेस अपोजिट हैं। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू द accumulation of electrons, because anode is oxidized and when positive ions are formed and these go into the solution, the electrons accumulate on the anode, therefore anode has the negative charge। इसके ऊपर एनोड होगी, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन, बट चार्ज कौन सा है, वो नेगेटिव है ड्यू टू accumulation of the electrons। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्युमुलेट हो गए। सो नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे सर्किट के जरिए से और चले जाएंगे कहाँ पे जी, कैथोड के ऊपर। क्यों, अब आप देखें यहाँ कॉपर सल्फेट में Cu+2 मौजूद है, ये तो ये जो Cu+2 है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके क्या होगा जी, रिड्यूस होगा। और जब ये रिड्यूस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। सो यहाँ पे कॉपर रॉड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। और रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा जी, नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाएंगे। सो दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के लिए से क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू दी कैथोड। और अगर हम करंट की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है जी, अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जो करंट होगा वो किधर से किधर मूव करेगा, आई हमारा कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। और जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ है। So the force by which electrons move through the external circuit from anode to the cathode is called EMF of cell, electromotive force of cell और voltage। इसी को दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं जी, वोल्टेज ऑफ सेल कहते हैं। इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी EMF लिख सकते हैं, EMF electromagnetic force। What is the electromagnetic force? The force through which electrons move from anode to the cathode by external circuit is called EMF of the cell
or voltage of the cell. अब यहां पे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि आप देखें यहां पे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है जी? पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और यहां पे सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 था वो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कॉपर बन गया। क्या बन गया जी? कॉपर। और क्योंकि यहां पे कॉपर +2 था और साथ सल्फेट -2 था, सल्फेट आयंस थे, तो जो सल्फेट आयंस है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लिहाजा याद रखना है कि यहां जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट हो गए। यहां सॉल्यूशन के अंदर क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा, +2 से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर बन जाएगा और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर यहां पे मौजूद रहेंगे। इसका मतलब है यहां सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्जेस होंगे और यहां सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। यहां जिंक एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए और यहां कॉपर कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए। सो प्रॉब्लम क्या चल रही? जो प्रॉब्लम है वो सीरियस प्रॉब्लम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा जी? अब प्रिवेंट करेगा क्योंकि यहां पे नेट एक्युमुलेशन ऑफ दी चार्जेस हो चुकी है। तो लिहाजा इस नेट एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस को हमने क्या करना है जी? इस प्रोसेस को रिजॉल्व करना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या क्या हुआ है। यहाँ पे जिंक पे क्या रिएक्शन हुआ है, जिंक एनोड पे, और कॉपर रॉड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है। सो पहला रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होती है जी? हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन है, लिहाजा जिंक जो होता है वो क्या करता है जी? जिंक 0 से +2 में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरा हमारे पास है जी रिएक्शन एट कैथोड। अब हमें पता है कि कैथोड पे हमेशा क्या होती है जी? रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन कैसे होगी? कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। तो लिहाजा ये 2 रिएक्शन है। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हाफ सेल है इसको हम क्या कहते हैं जी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, लिफ्ट हाफ सेल भी कहते हैं, नेगेटिव हाफ सेल भी कहते हैं, एनोड हाफ सेल भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दी नंबर 1 लेफ्ट हाफ सेल, left half cell, number 2 and oxidation half cell, oxidation half cell, anode half cell, और इस तरह से चौथा इसका नाम होगा नेगेटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल। ये चारों नाम इसके। अब यहां पे अगर राइट साइड पे देखें तो इसको हम कह सकते हैं राइट हाफ सेल, और दूसरा नाम इसका हम देंगे जी, यहां पे ऑक्सीडेशन था तो यहां पे क्या होगा जी? रिडक्शन हाफ सेल, और इसका तीसरा नाम होगा कैथोड हाफ सेल, और चौथा नाम इसका पॉजिटिव हाफ सेल। तो अब हमने कहा जी यहां पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो प्रॉब्लम
हमारे पास है जी लेफ्ट हाफ सेल। पॉजिटिव चार्ज जी प्रिवेंट करता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने कहा कि नेट चार्जेस जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज इस कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कंटेनर के अंदर कॉपर तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएंगे जी, सल्फेट आयन बच जाएंगे। तो जो सल्फेट आयन है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे काफी ज्यादा। तो लिहाजा इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे काफी ज्यादा। और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। अब आप देखें, हमने ये पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ये क्या करते हैं जी, ये आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट कर देते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। पॉजिटिव चार्जेस इन लेफ्ट हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं जी, पॉजिटिव चार्जेस रोकते हैं। और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं राइट हाफ सेल के अंदर प्रिवेंट करते हैं इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके आ रहे हैं, ये इधर जाने में इनमें प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन पाने वालों को क्या करेगा जी, रिपेल करेगा। और यहाँ चूंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जिंक +2 देने की कोशिश करेगा और ये आउट सर्किट से फ्लो करना स्टॉप हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं जी, लेफ्ट ऑफ सेल के अंदर प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव चार्जेस जो हमारे पास सल्फेट आयन है वो क्या करते हैं जी, नेगेटिव चार्जेस इन राइट हाफ सेल क्या करते हैं जी, प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ताकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ हमेशा मूव करते रहें। सो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं। सो साल्ट ब्रिज जो है वो इस प्रॉब्लम को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। तो हम चलते हैं साल्ट ब्रिज की तरफ।